हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी। ठीक है, तो पहले वाइकेरियस लायबिलिटी का हम लोग जो मीनिंग है वो देख लेते हैं। देखो, वाइकेरियस लायबिलिटी इज अ लीगल प्रिंसिपल वेयर वन पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अनदर। मतलब टोर्ट में पहले हम लोगों ने क्या देखा कि कोई आदमी होता है जो रॉन्गफुल एक्ट करता है या ओमिशन करता है, तो उसके लिए वो लायबल होता है। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होगा, कोई एक आदमी टोर्ट करेगा और उसके लिए लायबल होगा कोई और एक आदमी, दूसरा आदमी। ठीक है, ड्यू टू देयर रिलेशनशिप। और किस लिए होगा, क्योंकि उन लोगों में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहेगा। अभी कैसा रिलेशन रहेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। दिस डॉक्ट्राइन अप्लाइज इवन इफ द पर्सन हेल्ड लायबल वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रॉन्गफुल एक्ट। मतलब जो आदमी है ना, दूसरा आदमी, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं नहीं होने से भी हो जाएगा, वो लायबल होगा। इट इज कॉमनली सीन इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। कौन सा रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, प्रिंसिपल एजेंट है, और स्टेट लायबिलिटी केसेस भी है इसमें। ठीक है, जिसमें कि स्टेट का कोई आदमी कुछ करता है और उसके लिए स्टेट लायबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, ये एक आदमी है जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है और इसके लिए किसी और को लायबल किया जाता है। ठीक है, दूसरा आदमी जो ये है, तो इसको लायबल किया जाएगा। ये पकड़ लो, एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया तो लायबल कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो पहले देखो, पहला है कि किसके लिए, प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए। इसमें देखो क्या है, a principal is liable for the wrongful acts of an agent if the agent acts within the scope of authority. This liability arises even if the principal did not directly authorize the wrongful act, as long as it was done in the course of agency. जैसे कि एक आदमी है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है कोई, मतलब जैसे कि पकड़ लो एलआईसी होता है ना, एलआईसी का वो मालिक है। ठीक है, एलआईसी का मालिक है और उसमें एजेंट है। ठीक है, उस एलआईसी ने क्या किया, अपना एक एजेंट रख दिया। तो जो एजेंट ने क्या किया, जाके किसी को एक पॉलिसी बेचा, लेकिन उसने पॉलिसी में कुछ गलत समझाया। जो आदमी को पॉलिसी बेच रहा था, क्लाइंट को कुछ गलत समझाया और उसको गलत समझा के बहुत सारा पॉलिसी करवाया है बहुत लोगों से। तो एजेंट ने यहाँ पे गड़बड़ी किया, लेकिन किसके लिए किया, एजेंट ने खुद के लिए तो नहीं किया, गड़बड़ी किया कंपनी के लिए, एलआईसी कंपनी के लिए। तो अगर बाद में वो केस करेगा ना, तो जो आदमी लोग केस करेगा वो एलआईसी के अगेंस्ट में केस करेगा, ना कि एजेंट के अगेंस्ट में। एजेंट भी होगा, लेकिन एजेंट की गलती के लिए लायबल कौन होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, क्योंकि उसने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया था, ये एजेंसी के लिए किया था, खुद के लिए नहीं किया था। फिर देखो इलस्ट्रेशन देख लो, एक कंपनी हायर्स एन एजेंट टू कलेक्ट पेमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है, उसने एजेंट रखा कि तुम जाके पेमेंट्स लेके आओ कलेक्ट करके लोगों से। इफ द एजेंट फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट्स मनी एंड मिस अप्रोप्रिएट्स, और जो आदमी है, ठीक है ना, एजेंट है, वो मनी कलेक्ट करता है और मिस अप्रोप्रिएट करता है, द कंपनी में बी हेल्ड लायबल टू द कस्टमर। ठीक है, जैसे कि ये एक कंपनी है, उसने बोला कि तुम लोगों से पैसा कलेक्ट करो, तो ये आदमी क्या किया, लोगों से पैसा तो कलेक्ट किया, लेकिन पैसा कलेक्ट करके भाग गया उधर। ठीक है, तो लोगों का पैसा तो डूब गया यहाँ पे। तो लोग किसके ऊपर केस करेंगे, लोग जाके कंपनी के ऊपर केस करेंगे, ना कि एजेंट के ऊपर। ठीक है, एक गया इलस्ट्रेशन। फिर इसमें केस लो देखो, लॉयड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी। इसमें एक लॉ फर्म था, वाज हेल्ड लायबल व्हेन इट्स मैनेजिंग क्लर्क फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस्ड ए क्लाइंट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ठीक है, जो उसका एक क्लर्क था उस चैम्बर में, तो उस क्लर्क ने क्या किया, फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया क्लाइंट को कि आप एक प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर दो। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई केस रहा होगा। इवन दो द फर्म डिड नॉट ऑथराइज द फ्रॉड, ठीक है, द क्लर्क एक्टेड विद इन हिज अपरेंट ऑथोरिटी। होते हैं ना कुछ लोग, मतलब जाते हैं चैम्बर में, देखना, ठीक है, कुछ लोग चैम्बर में जाएंगे तो जाके जो सीनियर एडवोकेट होगा ना चैम्बर में, उनसे इतना बात नहीं कर पाते वो लोग। ठीक है, तो फिर जूनियर्स जो है उनसे सजेशंस लेते हैं कि अच्छा, बड़े सर तो हमसे ज्यादा बात नहीं कर रहा है, आप कुछ सजेशंस दे दो। या फिर वहाँ पे कोई क्लर्क होगा बहुत दिनों से, उसको थोड़ा बहुत आइडिया है कि इसके बारे में, तो उससे भी कुछ राय मांग लेता है। क्योंकि वो जो आदमी है, ठीक है ना, गरीब आदमी है, वो जाके बड़े लॉयर से तो बार बार बात नहीं करेंगे, वो डांट देगा। तो उसको थोड़ा डर भी बना रहता है कि कैसे हम लोग बात करें। जैसे प्रैक्टिकल होगा, जब आप लोग चैम्बर ज्वाइन करोगे या कुछ करोगे, तो प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा ये सब। तो वो कुछ सजेशन देगा ना क्लर्क और जो जूनियर लॉयर्स, ठीक है, तो वो ये सजेशन को फॉलो कर लेगा, कि बोलेगा कि हाँ, सर के अंडर में काम करते हैं ये लोग, भी तो जानते होंगे लॉ। ठीक है, तो वो लोग ये फॉलो करते हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें भी, इस केस में ऐसा हुआ था। तो लेकिन इसके लिए कौन लायबल था, वो जो फार्म था वो लायबल था, क्योंकि फार्म के अंडर में वो लोग काम करते थे। तो फार्म के अंडर में लोग काम करते थे, तो जो उसको सजेशंस देगा, तो उसके लिए फार्म ही लायबल होगा। ठीक है, फिर और एक देख लो, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जैसे कि यहाँ पे एक जमीन है, ठीक है, इस जमीन पे सोचो कि कोई मकान बनेगा। ठीक है, तो जो मकान का मालिक है ना, उसने क्या बोला कि भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, आप इसमें मकान बनाइए। ठीक है, मेरा इसमें कुछ ये वो नहीं है, पूरा मकान बनाने का जो जिम्मेदारी है वो आपको है। तो ऐसा होता है। इसमें देखो, जनरली अ पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्या बोला है कि एक पर्सन, जो यहाँ पे नॉर्मल पर्सन था ना,
ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अगर बिल्डिंग बनाते हुए कुछ भी करेगा तो जनरली लायबल नहीं होगा। हाउएवर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट सच एज केस इन्वॉल्विंग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नॉन डिलीजिबल ड्यूटीज और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज। अभी बिल्डिंग बनाना तो इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कुछ बन रहा है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री बन रहा है जिससे केमिकल रिलीज होगा, वो सब होगा, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर करेगा, लेकिन मालिक भी उसके लिए, जो जगह का मालिक है उसको भी लायबल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बिल्डिंग बन रही है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वो तो डेंजरस नहीं है, लोग रहेंगे उसमें। ऐसा तो नहीं है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अभी पाकिस्तान में आ गए बम फूट जाएगा कभी भी क्योंकि अंदर बम बना रहा है। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग मतलब रेसिडेंशियल है, क्योंकि एक आता है बिल्डर, वो बोलता है भैया आप जगह दे दो, आपको मैं इतना फ्लैट दे दूंगा, मैं इतना फ्लैट यूज करूंगा। तो ऐसा करके ले सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरेंटली डेंजरस नहीं होगा, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे कुछ ये नहीं होगा, मतलब ये जो आदमी है ना वो लायबल नहीं होगा। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ किया, बिल्डिंग बनाते हुए बिल्डिंग गिरा दिया, लोग मर गए, तो मालिक बच जाएगा, क्योंकि मालिक बोलेगा कि मैंने तो रेसिडेंशियल पर्पज से उसको बनाने दिया था। अभी उसने क्या किया वो जाने, मैं क्यों जानू, क्योंकि मैं तो घर पे रहता हूँ। मेरा ऐसे और भी 4-5 जगह, हर जगह पे बिल्डिंग बनता है, ठीक है, ये आदमी सेफ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो एग्जाम्पल था ना पाकिस्तान का, जिसमें बोला मैंने घर पे बम बनाते हैं या फिर कोई फैक्ट्री बना रहे हैं जिससे केमिकल रिलीज होगा, वो सब होगा तो ये आदमी भी लायबल होगा, ठीक है। फिर देखो इलस्ट्रेशन देखो, इफ ए कंपनी हायर्स अ कॉन्ट्रैक्टर टू ट्रांसपोर्ट हैजर्डस केमिकल्स एंड स्पिलिएज occurs due to the contractor's negligence। हाँ, यहाँ पे देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हैजर्डस केमिकल्स एक जगह से दूसरी जगह, और उसने स्पिलेज कर दिया, मतलब उसको बोलते हैं ना रायता फैला दिया, वैसे जाके उसने वो हैजर्डस केमिकल फैला दिया रास्ते में, ठीक है, नेग्लिजेंस की वजह से। द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिलीजिबल ड्यूटी। तो इसमें प्रिंसिपल भी दायी होगा नॉन डिलीजिबल ड्यूटी के लिए, ठीक है, वो भी लायबल होगा। फिर देखो केस लो क्या है, RM शेषाद्री वर्सेस G वसंत। इसमें क्या है, द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट एन एम्प्लॉयर इज नॉट वाइकेरियसली लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अनलेस द वर्क इज इनहेरेंटली डेंजरस। सेम बात है, ठीक है, इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी नहीं होगा तो उसमें एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, नहीं तो एम्प्लॉयर लायबल होगा अगर इनहेरेंटली डेंजरस होगा, और नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, लायबल नहीं होगा, यही है। फिर देखो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट, ठीक है, मास्टर एंड सर्वेंट समझते हो, एक मालिक होता है, उसका एक नौकर होता है, ठीक है, उसका जो क्या है रिलेशन है उसमें, ए मास्टर एम्प्लॉयर इज अ वाइकेरियसली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द सर्वेंट, ठीक है, एम्प्लॉय के जो रॉन्गफुल एक्ट होगा उसके लिए दायी होगा। इफ द एक्ट वाज कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैक्सिम रेस्पोंडिएट सुपीरियर, ठीक है, लेट द सुपीरियर बी रेस्पॉन्सिबल। इससे अलग क्वेश्चन आ जाता है, ये जो है ना रेस्पोंडिएट सुपीरियर, ये मास्टर सर्वेंट का ही लायबिलिटी है, लेकिन इसमें टॉर्ट में एक क्वेश्चन बन जाता है रेस्पोंडिएट सुपीरियर, लेकिन लोग देख के समझ लेंगे कि अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इसके अंडर में ही आता है, ठीक है, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट में, जिसमें सुपीरियर को रेस्पॉन्सिबल किया जाता है कुछ भी गलती के लिए। इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देते रहता हूँ, ठीक है, जैसे कि जोमेटो वाला है, ठीक है, जोमेटो वाला दिल से मत लगाना क्योंकि हम सब जोमेटो से सामान मंगवाते हैं। तो जोमेटो वाला है, मतलब जोमेटो कंपनी है, जोमेटो कंपनी में कोई एक डिलीवरी बॉय है, ठीक है, ये वाला डिलीवरी बॉय है। तो जोमेटो क्या करता है, हम लोगों को खाना पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, रेस्टोरेंट से खाना उठा के, यहाँ पे समझ लो एक रेस्टोरेंट है, इसमें से खाना उठाया जोमेटो ने, और डिलीवरी बॉय जा रहा है ये वाला हमको डिलीवर करने के लिए सामान, ठीक है, लेकिन डिलीवरी जो किया उसने क्या किया, सामान में गड़बड़ कर दिया कुछ, ठीक है, अंदर से कुछ खा लिया, पकड़ लो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन खा लिया समझ लो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जब मेरे पास ये खाना पहुंचेगा, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो, मेरे को डिलीवर ना करके इसने थर्ड पर्सन को डिलीवर कर दिया और मैंने पैसा ऑलरेडी प्रीपेड कर चुका हूँ, तो मेरे पास खाना नहीं आया, लेकिन मेरे ऑर्डर में दिखा रहा है कि ऑर्डर रिसीव्ड। तो मैं किसके खिलाफ केस करूंगा, थोड़ी ना मैं जाके इसको ढूंढूंगा कि हाँ कौन सा डिलीवरी बॉय है भाई, तेरा घर पे जाऊंगा उसको जाके मारूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा किसके पास, जोमेटो को पहले कंप्लेन करूंगा, ठीक है ना, उसका ईमेल आईडी में या कुछ भी करके कंप्लेन करूंगा, या फिर ऐप में ही कंप्लेंट रेज करने के लिए ऑप्शन होते हैं, उसमें हम लोग कंप्लेंट रेज करेंगे कि खाना नहीं पहुंचा, ठीक है, और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, रेस्टोरेंट और जोमेटो दोनों, ठीक है, दोनों रेस्पॉन्सिबल होगा कि गलती किसका है, इसका डिलीवरी बॉय का, लेकिन कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, जोमेटो और रेस्टोरेंट, क्योंकि ये लोग है एम्प्लॉयर और ये जो बंदा है ये है एम्प्लॉय। रेस्टोरेंट भी नहीं होगा क्योंकि रेस्टोरेंट ने तो खाना दे दिया जोमेटो को, अब जोमेटो का पूरा जिम्मेदारी था खाना पहुंचाना, तो जोमेटो का जिम्मेदारी है तो जोमेटो को पहुंचाना चाहिए था। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कौन होगा लायबल, जोमेटो, ठीक है, इतना ही है मास्टर सर्वेंट का। फिर रेस्ट्रिक्शन देख लो, ये ड्राइवर एम्प्लॉयड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसने ड्राइवर एम्प्लॉयड किया, नेग्लिजेंटली हिट्स ए पेडेस्ट्रियन व्हाइल ड्राइविंग डिलीवरिंग गुड्स, सामान देते वक्त, ठीक है, हिट कर दिया, द कंपनी एज द एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ पे
जैसे कि समझ लो एक कंपनी है ब्रिटानिया, ठीक है, ब्रिटानिया कंपनी है। तो वो क्या करता है, अपना सामान जो है पूरा देश भर में तो डिलीवर कर रहा रहता है, ठीक है। तो पकड़ लो ये त्रिपुरा में ही कहीं ब्रिटानिया कंपनी है, त्रिपुरा का कोई टाउन में ब्रिटानिया कंपनी अपना कार से ऐसे डिलीवरी करने जा रहा था। तो उस कार में तो एक ड्राइवर होगा कंपनी का। तो ड्राइवर जो होगा, वो ड्राइवर ने जाके किसी को हिट कर दिया, एक आदमी को यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है। तो आदमी को नुकसान जो भी हुआ है वो ड्राइवर से नहीं लेगा, वो किससे लेगा, ब्रिटानिया कंपनी से, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द ब्रिटानिया कंपनी द ड्राइवर हिट द पेडेस्ट्रियन। दैट्स व्हाई हु विल बी लायबल, द कंपनी विल बी लायबल बिकॉज दे आर द एम्प्लॉयर, ठीक है। द ड्राइवर विल नॉट बी लायबल। तो इतना ही आसानी से समझ लो, द कंपनी एज द एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड वाइगरियसली लायबल फॉर द एक्सीडेंट। फिर इसमें केस लो, देख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में आता रहता है ये वाला केस, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी 1978। बैंक वाज हेल्ड लायबल for the fraudulent acts of its employee who misappropriated money deposited by a customer as the act was done within the course of employment। इसमें क्या था, श्यामा देवी एक लेडी थी गांव की, ठीक है, गांव की लेडी थी, उसको इतना पढ़ाई लिखाई कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसमें क्या क्या किया, उस गांव में एक लड़का आया, ठीक है, एक लड़का आया, वो मतलब बैंक का एजेंट की तरह काम कर रहा था, लोगों का अकाउंट खुला रहा था और मैनेज कर रहा था उनका पैसा। तो श्यामा देवी क्या करता था, उसको पैसा देता कि हाँ तुम पैसा ले लो, जाके डिपॉजिट कर दो, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जाके कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हाँ, कैसे जाके मैं पैसा जमा करूँ या कैसे पैसे विड्रॉ करूँ। जब भी उसको पैसा जरूरत पड़ता था उससे ले लेता था कि बैंक से मेरे अकाउंट से दे दो, और वो खाते में जमा करने के लिए भी उसको देता था। लेकिन एक दिन वो आदमी यहाँ से भग गया पैसा उसा लेके, ठीक है, उस गाँव का पैसा वैसा लेके। तो श्यामा देवी को भी लॉस हुआ। श्यामा देवी ने फिर जाके केस किया, तो उस केस में किसको पेनल्टी देना पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, ना कि वो जो एजेंट था उनका उसको, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो, बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस, उसमें क्या है, बस कंडक्टर ड्रोव द बस नेग्लिजेंटली एंड इंजर्ड अ पर्सन। द कोर्ट हेल्ड दैट द एम्प्लॉयर वाज नॉट लायबल एज ड्राइविंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द कंडक्टर ड्यूटीज। हाँ, इसमें देखो, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या था, ये जो लंदन जनरल ओमनिबस था, वो था, उसने क्या किया, एक बस चलाता था रोड में, ठीक है, लंदन के रोड में बस चलता था उनका। तो उसने क्या किया, एक ड्राइवर अपॉइंट किया और एक कंडक्टर अपॉइंट किया। तो कंडक्टर का काम क्या होता है, भाई पीछे ले लो, आगे ले लो, ठीक है, लोगों से पैसा कलेक्ट करना, टिकट काटना, वही है उसका काम। लेकिन कंडक्टर का काम ड्राइविंग नहीं है। तो क्या हुआ, वो लोग जब ड्राइव कर रहे थे, तो ड्राइवर कहीं पे था, तो उसने सोचा कंडक्टर ने कि हाँ, मेरा ड्राइवर साहब आते आते खाना खाते खाते मैं बस को घुमा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को उस रूट से जाना है। तो बस को घुमाने के लिए बैक गियर किया, ठीक है, बैक गियर करते ही किसी पीछे बैठा था लोग, उसको ठोक दिया। तो ठोक दिया तो लोगों ने क्या किया, केस किया बस कंपनी के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को बस का नंबर प्लेट था, बस कौन सी कंपनी का था उसमें जाके केस किया। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, बोला कि नहीं, बस कंपनी लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो वो था ना, कंडक्टर था ना, उसका काम क्या था, बस चलाना नहीं था, उसने अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाके कुछ किया। तो उसके लिए होल्ली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, कंडक्टर होगा, ना कि जो कंपनी है वो होगा, ठीक है। इतना डिफरेंस था इन दोनों में। फिर देखो, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, इसमें क्या है, स्टेट विल बी वाइकेरियसली लायबल फॉर द wrongful acts of the employees of the state। इसमें देखो, इन इंडिया द स्टेट कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ठीक है, कि आप किसी को भी मतलब राइट्स वायलेट्स होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग स्टेट के अगेंस्ट में भी जा सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से सेक्शन में दिया गया है, कमेंट करके बताना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर देखो, कमिटेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हाउएवर द लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेदर द एक्ट वाज ए सोवरेन और नॉन सोवरेन फंक्शन। देखो, इसमें दो चीजें, एक है सोवरेन और एक है नॉन सोवरेन फंक्शन। इसमें से ही डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट ने कुछ गलती किया, स्टेट को पनिशमेंट होगा, मतलब स्टेट के अगेंस्ट में केस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर सोवरेन फंक्शन है तो स्टेट बच जाएगा, नॉन सोवरेन होगा तो स्टेट नहीं बचेगा। सोवरेन फंक्शन जैसे कि क्या है, हाँ, पुलिस, जो जो लोग जाते हैं पुलिस किसी को पकड़ने के लिए, फिर फायर ब्रिगेड जो जाते हैं ना रास्ते से, बहुत स्पीड से जाते हैं, तो वो उसका सोवरेन फंक्शन है। उस वक्त अगर किसी को एक्सीडेंट भी हो गया फायर ब्रिगेड से, फायर ब्रिगेड के गाड़ी से जो, तो वो लायबल नहीं होगा स्टेट, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर पकड़ लो, रात में कोई एम्बुलेंस, उसमें कोई पेशेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिंदास जा रहा है, हाँ, बहुत स्पीड से, और किसी को आदमी को ठोक दिया, तो फिर वो लायबल होगा। अगर स्टेट का एम्बुलेंस है, किसी हॉस्पिटल का, स्टेट हॉस्पिटल का, तो वो स्टेट भी लायबल होगा उस केस में, ठीक है। इतना ही है। फिर देखो इसमें क्या इलस्ट्रेशन, इफ ए पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंटली शूट्स एन इनोसेंट पर्सन व्हाइल कंट्रोलिंग ए राइट, द स्टेट में भी हेल्ड लायबल, ठीक है। पुलिस ऑफिसर ने नेग्लिजेंटली शूट कर दिया इनोसेंट व्यक्ति को, रायट को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए भी स्टेट लायबल होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इनोसेंट पर्सन को तो शूट नहीं कर सकते, वो भी नेग्लिजेंटली, ठीक है, नेग्लिजेंटली शूट नहीं कर सकते। अगर अभी ऐसा सोचो, यहाँ पे एक मॉब है, मॉब मतलब समझते हो ना, कुछ लोगों का जो झुंड बना के चलते हैं, दादा वादा लोग, ठीक है,
तो उन लोगों का मॉब आ रहा है और इधर से पुलिस जा रहा है। तो मॉब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने पहले ऊपर शूट किया कि भाई तुम लोग जितना भी सामान हथियार दाव वाव है, ठीक है, कुल्हाड़ उल्हाड़ लेके निकले हो सब छोड़ दो, नीचे रख दो, ठीक है। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, ये लोग यहाँ पे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं पुलिस की तरफ। मतलब इन लोगों को कुछ चाहिए था तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिस उस वक्त उसके सुपीरियर जो होता है ना, डीआईजी समझ लो, डीआईजी से ऑर्डर मिला कि हाँ अगर ज्यादा कुछ होता है, हमारे लोगों को नुकसान करता है, तो तुम लोग शूट कर सकते हो। तब जाके किसी पुलिस ऑफिसर, ठीक है, हवलदार भी हो, उसने शूट किया, ठीक है, उसने शूट किया, तो भी वो हवलदार क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसका सोवरेन फंक्शन था एज पर द ऑर्डर ऑफ द डीआईजी। अगर लायबल कोई भी होगा तो डीआईजी लायबल होगा। वो हवलदार को हम लोग लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना ड्यूटी पूरा कर रहा है ना, उसका डीआईजी जो बोलेगा वही ड्यूटी है। प्रेसिडेंट कुछ बोले वो ना बोले वो अलग बात है, लेकिन डीआईजी उसको बोला है ना, बहुत बड़ा बात है, तो वो करेगा ही करेगा उसमें, और उसको कोई लायबल भी नहीं करेगा उस आदमी को। ठीक है, इतना ही इलस्ट्रेशन में। फिर केस लो देख लो, कस्तूरीलाल रलियाराम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑफिसर हु मिसअप्रोप्रिएटेड अ पर्सन गोल्ड एज इट वाज अ सोवरेन फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था देखो, कस्तूरीलाल एक आदमी था, ठीक है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था कस्तूरीलाल। उसने क्या किया, बिजनेस के चक्कर में दुबई से बहुत सारा सोना लेके इंडिया घुस गया। तो जब घुसा तो उसको चेकिंग वेकिंग किया, ठीक है, मर्चेंट था, तो उसको चेकिंग वेकिंग किया, तो उसके पास बहुत सारा सोना मिला, तो पुलिस ने कुछ सोना मिस अप्रोप्रिएट कर लिया वहां से। ठीक है, पुलिस होता है ना, मतलब पकड़ लो 5 किलो सोना लाया उसने, तो उसमें से 2.5 किलो सोना या मतलब आधा किलो सोना उसने चुरा के कहीं पे रख दिया, मिस अप्रोप्रिएट कर दिया पुलिस ने। तो जब उसको बाकी सोना जब उसको बाद में दिया गया ना उस आदमी को, ठीक है, जब देखा कि हाँ सब कुछ लीगल है, उसने सब टैक्स मैक्स भर के सोना लाया, ठीक है, तब जाके उसको सोना तो वापस देना पड़ता। लेकिन उस वक्त क्या था, उसको कस्तूरी रलियाराम को लगा कि अरे भाई मेरा सोना में तो बहुत अभी कमी है, क्योंकि मैंने तो 5 किलो लाया था, यहाँ पे 4.5 किलो है। तो वो जाके केस कर दिया स्टेट के अगेंस्ट में कि स्टेट के पुलिस ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन इस केस में स्टेट लायबल नहीं हुआ, क्योंकि जो चेकिंग वाज पार्ट ऑफ ए सोवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट, मतलब पुलिस का सोवरेन फंक्शन था चेकिंग करना, तो उसके लिए स्टेट तो वैसे ही बच जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला था पहले, सोवरेन फंक्शन और नॉन सोवरेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इसको अच्छे से समझ लो। पुलिस को क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये सोवरेन फंक्शन ऑफ द स्टेट था, तो पुलिस यहाँ पे लायबल होगा, लेकिन स्टेट लायबल नहीं होगा, क्योंकि सोवरेन फंक्शन कर रहा था पुलिस। अभी जिस पुलिस ऑफिसर ने किया मिस अप्रोप्रिएट, वो उसको सिर्फ सोलली लायबल कर सकते, ना कि स्टेट को भी लायबल करेंगे इसमें। इतना डिफरेंस समझ लो अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखो, अच्छे से समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, जो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट है, क्वेश्चन आता ही है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए वीडियो को, समझ लीजिए। फिर देखो, एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें क्या है, द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेट इज लायबल फॉर नेग्लिजेंस इन नॉन सोवरेन फंक्शंस। इसमें क्या बोला, स्टेट लायबल होगा अगर नॉन सोवरेन फंक्शन होगा, ठीक है, मार्किंग ए शिफ्ट फ्रॉम द अर्लियर इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट। मतलब सोवरेन फंक्शन में जैसे कि गवर्नमेंट को इम्यूनिटी दिया जाता है कि गवर्नमेंट बच जाएगा सोवरेन फंक्शन में होगा तो, लेकिन नॉन सोवरेन फंक्शंस में होगा तब तो स्टेट लायबल होगा। ठीक है, इतना ही। फिर अभी प्रेजेंट पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडिया में अभी मतलब वाइकेरियस लायबिलिटी का सीन क्या है वो हम लोग को पता चलना चाहिए ना। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सोवरेन एंड नॉन सोवरेन फंक्शन इज ग्रेजुअली फेयरिंग। ठीक है, अभी सोवरेन फंक्शन और नॉन सोवरेन फंक्शन का जो मुद्दा है ना, डिस्टिंक्शन, वो ग्रेजुअली फेड हो रहा है। ठीक है, कोर्ट से भी इंक्रीजिंगली हेल्ड द स्टेट अकाउंटेबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स बाय इट्स एम्प्लॉइज। मतलब नॉन सोवरेन फंक्शन हो, सोवरेन फंक्शन हो, कोर्ट क्या कर रहा है, दिन ब दिन स्टेट को ही लायबल करते जा रहा है। ठीक है, पार्टिकुलरली इन केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पुलिस ब्रुटलिटी एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। मतलब ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस होते हैं, पुलिस ब्रुटलिटी करते हैं ना, घुसा के उनको थाने में मारते हो, वो सब करते हैं। और मेडिकल नेग्लिजेंस के जो सब केसेस है उसके लिए डायरेक्टली स्टेट को ही लायबल करते हैं, ताकि स्टेट भी बहुत बढ़िया एक्शन ले सके उनके अगेंस्ट में, ठीक है ना। क्योंकि नहीं तो अगर मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में सिर्फ आप एक डॉक्टर के अगेंस्ट में केस लेते हो, फिर दूसरा डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस, तीसरा डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस, वो सब करेगा, तो इसलिए डायरेक्टली स्टेट को ही कर दो लायबल। तो जो हेल्थ मिनिस्टर है वो उसका कान मतलब खुलेगा, वो जाके दौड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, सेम टू सेम पुलिस के, एक पुलिस ऑफिसर वो ब्राइबिंग लेता है, ठीक है, टेबल के नीचे से पैसा वैसा लेता है, हाँ, तो लेता है तो क्या होगा उसको, अगर एक ने किया उसको पनिशमेंट सिर्फ करोगे, तो दूसरा पुलिस वाला भी वैसा करेगा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या बोला है अभी इंडिया में, केस टू केस जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिफरेंट केसेस में क्या बोल रहा है कि अभी ऐसा सोवरेन नॉन सोवरेन छोड़ो, कोई भी कुछ भी करेगा उसके लिए स्टेट को लायबल करेंगे। पूरा पूरा नहीं हुआ, ग्रेजुअली फेडिंग है, ठीक है,
मतलब अभी धीरे धीरे दोनों का बीच का डिफरेंस खत्म हो रहा है। अभी देखो इसमें केस लो है, रिसेंट केस लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है, ये दोनों जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है, स्टार मार्क लगा लो। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999। इसमें क्या है, द सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट इन केसेस ऑफ नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने लायबिलिटी ऑफ द स्टेट कर दिया इन केस ऑफ नेग्लिजेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो अगर नेग्लिजेंस किया है कुछ भी, तो उसके लिए स्टेट लायबल होगा। फिर देखो नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, इसमें भी द सुप्रीम कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन फॉर कस्टोडियल डेथ होल्डिंग दैट द स्टेट इज लायबल फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी क्या है, कस्टोडियल डेथ होता है ना, जब मतलब जो थाने के अंदर पुलिस ने मार मार के आदमी को मार ही डाला, तो उसमें भी स्टेट को लायबल किया जाएगा, क्योंकि उसमें वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाता है। और आप लोगों को बताया था मैंने स्टेट का डेफिनेशन अंडर आर्टिकल, व्हिच आर्टिकल, आप लोग मुझे बताइए। जो लोग अभी जुडिशियरी के लिए पढ़ रहे हो उन लोगों को तो एकदम 110% गारंटी पता होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो टॉट पढ़ रहे हो उन लोगों को शायद से नहीं पता होगा, तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। स्टेट का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में आता है और आप लोग कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। इसमें फिर कंक्लूजन आ जाता है, पूरा जो भी पढ़ा है हमने उसको अच्छे से यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो, अपने खुद से भी कंक्लूजन बना सकते हो, ठीक है। ऊपर से हम लोग जो भी पढ़ा है उससे खुद का ही कंक्लूजन बना लो और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और अगर वीडियो को आप अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बजा दो, ठीक है। बेल आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि कभी भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को मिलता रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।